नमस्कार। आज हम सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खासकर डेटा स्ट्रक्चर्स पर। हमारे पास एक स्रोत है, सी लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज एंड पॉलिनोमियल्स। देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल, ये डेटा स्ट्रक्चर्स तो आप कह सकते हैं किसी भी अच्छे प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं, और ये सोर्स हमें दिखाता है कि सी में इन्हें कैसे बनाया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, खासकर नोड्स और पॉइंटर्स की मदद से। तो शुरुआत लिंक्ड लिस्ट से करें। स्रोत कहता है कि ये नोड्स की एक चेन जैसी है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में हर नोड बस अपने अगले वाले को जानता है। जी हाँ, और कोड के लेवल पर देखें तो स्रोत में इसका स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्ट नोड, इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। अहम बात यह है कि मेमोरी मैलॉक से, मतलब रन टाइम पर ली जाती है। डायनामिक एलोकेशन। अच्छा, डायनामिक, तो लिस्ट जरूरत के हिसाब से छोटी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल, यही इसका फायदा है। स्रोत में कई ऑपरेशंस के कोड भी दिए हैं, जैसे नोड जोड़ना, हटाना, लिस्ट देखना भी। हाँ, वो भी, और एलिमेंट्स गिनना, कोई एलिमेंट खोजना, यहाँ तक कि पूरी लिस्ट को रिवर्स करना भी। ठीक है, और फिर आती है डबली लिंक्ड लिस्ट। इसमें क्या अलग है? स्रोत के हिसाब से इसका क्या फायदा है? डबली लिस्ट में हर नोड के पास दो पॉइंटर्स होते हैं, एक अगले नोड के लिए नेक्स्ट और एक पिछले नोड के लिए प्रीव। अच्छा, तो दोनों तरफ का रास्ता पता है। हाँ, और इसका बड़ा फायदा, जैसा स्रोत में बताया गया है, ये है कि हम लिस्ट में आसानी से आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकते हैं। इससे कुछ ऑपरेशंस, जैसे मान लीजिए किसी नोड को डिलीट करना है, वो काफी आसान हो जाते हैं। समझ गए। कोड उदाहरण भी हैं इसके सोर्स में? जी हाँ, इंसर्ट, डिलीट दोनों डायरेक्शन में डिस्प्ले करने के कोड दिए गए हैं। और एक सर्कुलर लिस्ट भी होती है क्या? वो बस मतलब आखिरी नोड को पहले से जोड़ देती है? हाँ बिल्कुल, चाहे वो सिंगली हो या डबली, आखिरी नोड नल को पॉइंट करने के बजाय वापस हेड यानी पहले नोड को पॉइंट करता है। इससे एक लूप बन जाता है। स्रोत में सिंगली सर्कुलर लिस्ट के कोड हैं। ये कुछ खास सिचुएशंस में काम आती है, जहां आपको साइक्लिक तरीके से एक्सेस चाहिए होता है, जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वगैरह। बस ध्यान ये रखना होता है कि इंसर्ट या डिलीट करते समय वो सर्कुलर लिंक बना रहे। ठीक है, लिस्ट्स तो हुई, अब स्टैक्स और क्यूज की बात करते हैं। स्टैक तो वो है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे प्लेटों का ढेर। सही कहा। इसके मुख्य ऑपरेशंस हैं पुश, मतलब एलिमेंट डालना, और पॉप, एलिमेंट निकालना। एक पीक भी होता है टॉप एलिमेंट देखने के लिए। स्रोत में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट करने का तरीका बताया गया है। सर्कुलर लिस्ट से स्टैक कैसे? हाँ, उसमें जो टॉप पॉइंटर होता है वो हमेशा सबसे नए डाले गए नोड को पॉइंट करता है। सर्कुलर लिस्ट इस्तेमाल करने से एरे की तरह साइज की लिमिटेशन नहीं रहती। अच्छा, और क्यूज? वो तो फीफो वाले हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कोई लाइन। बिल्कुल, एनक्यू होता है आइटम को पीछे जोड़ने के लिए, और डीक्यू होता है आइटम को आगे से हटाने के लिए। स्रोत यहाँ भी सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल दिखाता है। यहाँ भी सर्कुलर लिस्ट? जी, इसमें जो रेयर नोड का नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो हमेशा फ्रंट नोड को पॉइंट करता है। इससे क्यू एक तरह से एंड टू एंड जुड़ा रहता है। ये ऑपरेशंस को कुशल बनाता है, खासकर तब जब क्यू लगभग भरा हो या खाली होने वाला हो। दिलचस्प। स्रोत में कुछ स्पेशल लिस्ट का भी जिक्र है, जैसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट या एसओएल। ये क्या चीज है? एसओएल मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट वो लिस्ट होती है जो अपने एलिमेंट्स को खुद ही रीअरेंज करती है, इस आधार पर कि उन्हें कितनी बार एक्सेस किया जा रहा है। खुद को रीअरेंज करती है? क्यों? ताकि जो एलिमेंट बार बार एक्सेस हो रहे हैं वो जल्दी मिल जाए, एवरेज एक्सेस टाइम कम करने के लिए। स्रोत में एक तरीका बताया है, मूव टू फ्रंट, MTF। मूव टू फ्रंट? हाँ, जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है उसे लिस्ट में सबसे आगे ले आते हैं। आइडिया ये है कि जो अभी एक्सेस हुआ है वो शायद जल्दी ही फिर एक्सेस होगा, तो उसे आगे रखने से फायदा होगा। स्रोत बताता है कि ये सिंगली और सर्कुलर दोनों लिस्ट पर लगा सकते हैं। ये तो काफी स्मार्ट है। अच्छा, और एक और नाम था स्किप लिस्ट, ये मल्टी लेवल जैसी कुछ है? हाँ, स्किप लिस्ट, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। स्रोत इसे प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर कहता है, मतलब इसमें थोड़ा रैंडमनेस का एलिमेंट होता है। प्रोबेबिलिस्टिक रैंडमनेस कैसे? हर नोड के पास सिर्फ अगले नोड का ही नहीं बल्कि कई लेवल्स के पॉइंटर्स होते हैं। कुछ पॉइंटर शायद अगले नोड को पॉइंट करें,
कुछ शायद उससे अगले को छोड़कर तीसरे को, कुछ और आगे। जब आप नया नोड डालते हैं तो उसका लेवल, मतलब उसके पास कितने लेवल के पॉइंटर्स होंगे, ये रैंडम तरीके से तय होता है। अच्छा, तो इस रैंडमनेस का फायदा क्या हुआ? फायदा ये कि सर्च करते समय आप ऊंचे लेवल के पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके लिस्ट के बड़े बड़े हिस्सों को एक बार में स्किप कर सकते हैं। इससे सर्च बहुत तेज हो जाती है। स्रोत के मुताबिक औसतन इसका टाइम O ऑफ log n होता है। O ऑफ log n, ये तो बैलेंस्ड ट्री जितना तेज है। जी हाँ, पर इसे इम्प्लीमेंट करना अक्सर ट्री से आसान माना जाता है। हालांकि वर्स्ट केस में ये O ऑफ n भी हो सकता है, पर उसकी संभावना काफी कम होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आखिर में स्रोत पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के लिए लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल बताता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, जैसे कोई पॉलिनोमियल है 4x³ + 2x + 5, तो इसके हर टर्म को, जैसे 4x³ को, एक नोड में स्टोर कर सकते हैं। उस नोड में कोएफिशिएंट जैसे 4 और पावर जैसे 3 होगी। ठीक है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये तरीका खासकर स्पार्स पॉलिनोमियल्स के लिए बहुत अच्छा है। स्पार्स मतलब जिनमें ज्यादातर टर्म्स के कोएफिशिएंट 0 होते हैं। अच्छा, तो 0 वाले टर्म्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। लिंक्ड लिस्ट में हम सिर्फ नॉन जीरो टर्म्स के लिए ही नोड बनाते हैं। इससे मेमोरी बचती है एरे की तुलना में। स्रोत में दो पॉलिनोमियल्स को जोड़ने का लॉजिक भी समझाया गया है कि कैसे सेम पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर सी में लिंक्ड लिस्ट्स बहुत वर्सेटाइल हैं, अलग-अलग तरह की होती हैं और स्टैक्स, क्यूज, यहाँ तक कि पॉलिनोमियल्स जैसी चीज़ों को बनाने के काम आती हैं। और एसओएल और स्किप लिस्ट जैसी एडवांस टेक्निक्स परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बना सकती हैं। सही कहा। ये सारी संरचनाएं दिखाती हैं कि कैसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी नोड्स और पॉइंटर्स को जोड़कर हम कितने कॉम्प्लेक्स और कुशल सिस्टम बना सकते हैं। स्रोत इन बुनियादी तकनीकों को समझने के लिए एक अच्छा नजरिया देता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारा डेटा और एल्गोरिदम और भी जटिल होते जा रहे हैं, क्या हमें इन लिस्ट आधारित संरचनाओं के और भी नए और एडवांस वर्जन्स की जरूरत पड़ेगी, या भविष्य में डेटा को संभालने के लिए कोई बिल्कुल अलग तरीका हावी होगा?